हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका शून्य शील्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने इस ओलिंग बैच में सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को कम्प्लीटली रिवाइज कर दिया था। प्रीवियस क्लास से स्टेट पॉलिटी को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने गवर्नर यानी कि राज्यपाल से संबंधित सारी बातों को रिवाइज किया है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। देखिए, स्टेट पॉलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आरपीएससी के आरएस प्री वगैरह जितने भी हो गए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एसआई ईओआरओ, इवन कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर स्टेट पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी अगर यदि अपने देखें, चाहे गवर्नर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो भी संवैधानिक प्रावधान है उनके क्वेश्चन कम आते हैं। और इंडिविजुअल जो अपने पद पर रहे हैं, जैसे कोई गवर्नर रहा है या चाहे मुख्यमंत्री रहा है, तो उनके कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं, उनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स है। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब इसको कितने फैक्ट्स को कवर करना है, कौन कौन सी विशेषताओं को देखना है, किसे छोड़ना है। तो पिछले अपने आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तो उसको देखते हुए जो अपने नोट्स डिसाइड किए गए, तो अभी तक जितने भी लगभग लगभग एग्जाम्स हुए हैं पिछले साल डेढ़ साल में, तो नोट से बाहर सामान्यतः 80 to 90% क्वेश्चन अपने कवर हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कि भाई हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है, ऐसे बनने को तो कुछ भी बन सकता है। और एक आधा क्वेश्चन बन भी जाए तो उसके बजाय ये है कि अपने शॉर्ट एंड क्रिस्पी क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। और उसके कंटेंट को रिवीजन करने के लिए, उसको वापस से देखने के लिए जो अपनी क्लासेस लगा रहे हैं। ये क्लासेज वैसे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप नोट्स लेकर के बैठें और इसको धीरे धीरे आराम से इसको करते जाएं। और जो अगर यदि ऐसे आप मुख्यमंत्री को पूरा पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा दिन लग जाए और फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए कि भाई इसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर यदि क्लासेस देख रहे हैं, नोट्स साथ में लेकर के बैठे हैं, तो आपके लिए मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे के अंदर कंटेंट कवर होता है। फिर एक ही बात जो आपके लिए रहती है बाकी, वो ये है कि बार बार कंटेंट को रिवाइज करो और जो फैक्ट्स है उनको याद करो। और फिर अगर यदि आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो अपने डेली आंसर राइटिंग सेशन हो रहा है उसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। और कोई एग्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा था अपने बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपने सीएम के टॉपिक की। तो इसके अंदर यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वही हैं जो केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री के हैं, वो के वो राज्य के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री के। जो केंद्र में प्रधानमंत्री के पास में शक्तियां हैं, वो के वो राज्य के अंदर अपने मुख्यमंत्री के पास में शक्तियां कह दो, या फिर उनके कार्य या फिर उत्तरदायित्व वो है। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सबसे पहले बात करते हैं पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की शक्तियां। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में, विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या हो गया, मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे हमें पता है मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनके बीच में पोर्टफोलियो यानी कि जो विभाग है उनका आवंटन करता है। किसी भी मंत्री को किसी भी समय इस्तीफा मांग सकता है, मतलब कि जो भी आपके मंत्री हैं, वैसे इस्तीफा मांगा तो गवर्नर के द्वारा जाता है, लेकिन वो क्या रहेगा, गवर्नर जो राज्यपाल है उसको सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री ही देगा। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और इसके इस्तीफे और मृत्यु से क्या रहेगा, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाता है। जैसे ही मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है या मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन में अविश्वास प्रस्ताव से अगर यदि मुख्यमंत्री की सरकार गिर जाती है, तो उसके साथ में क्या रहेगा, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। अभी हाल ही में देखा, बिहार के सीएम कौन थे, नीतीश कुमार। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने के बाद में क्या होता है, मंत्रिपरिषद विघटन हो जाता है। फिर आपके नए सीएम बने जो सम्राट चौधरी, उन्होंने अपना नया मंत्रिपरिषद बनाया। ठीक है, तो सीएम का इस्तीफा का मतलब सीधा सा है कि मंत्रिपरिषद खत्म हो चुकी है। और वापस से नया सीएम आएगा, वो अपनी तरफ से क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। राज्यपाल के रेस्पेक्ट की बात करें, तो ये सेम की सेम वही पावर्स हैं जो आपके किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए बात होती थी। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में एक चैनल का काम करता है कि राज्यपाल अगर यदि कोई सूचना मांगता है तो सीएम को कहेगा भाई मंत्रिपरिषद के सामने इस मैटर को रखा जाए। बेसिकली कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई मैटर डायरेक्टली, अगर यदि मंत्रिपरिषद की कोई बैठक लंबे समय से नहीं हुई है, तो डायरेक्टली अगर यदि गवर्नर के पास में साइन करने को भेजा जाता है। और गवर्नर मुख्यमंत्री से कह सकता है कि भाई एक बार आप मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाओ और इस मुद्दे को या इस मैटर को आप सारे मंत्रियों के साथ में डिस्कस करो, और उसके बाद में आप मेरे पास में फाइल लेके आओ। तो मतलब जो सीएम है वो गवर्नर और मंत्रिपरिषद के बीच में एक चैनल का काम करता है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। जब भी आपके कैबिनेट की बैठक होती है, उस समय जो भी डिसीजन उस बैठक में लिए जाते हैं, तो उन सब के बारे में गवर्नर को बताता है। राज्यपाल के द्वारा पूछी गई जानकारी प्रदान करता है और विभिन्न नियुक्तियों के लिए उन्हें सलाह देता है। तो राज्यपाल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करता है, उनकी रिकमेंडेशन कौन करता है, आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान करता है। ठीक है, एक्ट्स एज चैनल बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, inform the governor about all the decisions of council of ministers, provide the information asked by governor, and advise him for the various appointments.
फिर विधानसभा के संबंध में बात करें तो आर्टिकल 167 में लिखा है कि भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके रेस्पेक्ट में सीएम की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज रहती हैं। राज्यपाल को विधानसभा बुलाने, स्थगित करने और भंग करने के लिए क्या कहता है, सलाह देता है। एडवाइसेस गवर्नर फॉर समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द विधानसभा। सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनका अनाउंसमेंट आपके हाउस के अंदर कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान करता है। और कौन कौन सी इसके पास में शक्तियां हैं कि राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है। मुख्य संकट प्रबंधन है, जब भी किसी तरह का क्राइसिस हो उस समय आपको मैनेज किसको करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर को करना पड़ेगा। सदन में पार्टी का नेता होता है, लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ इन द हाउस हो गया। राज्य की राजनीतिक और वास्तविक प्रमुख है, तो रियल और पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट कौन रहता है, आपके सीएम रहता है। राज्य आयोजना बोर्ड के क्या अध्यक्ष रहते हैं, चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ये थोड़ा याद रखना है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के क्या रहते हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन ऑफ द स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति, जैसे केंद्र के अंदर नीति आयोग है वैसे ही राजस्थान के अंदर रीति है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपके 3 मार्च 2024 को। इसका भी चेयरमैन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान होता है। क्रम के अनुसार क्षेत्रीय परिषद की क्या करते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, जो आपके क्षेत्रीय काउंसिल, रीजनल काउंसिल की बैठक होती है उसमें क्या रहेगा, बाई रोटेशन, बार बार क्या मतलब कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री का वो नंबर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब राजस्थान के सीएम का क्या नंबर आएगा उस समय ये क्या रहेंगे, इसके उपाध्यक्ष यानी कह सकते हैं आपके वाइस चेयरमैन रहेंगे। अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री, और उनकी सदस्यता कौन करते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। बेसिकली उप मंत्री का पद है जो आजकल अपने चर्चाओं में या फिर कह सकते हैं प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में केवल दो ही तरह के मिनिस्टर्स हैं, एक तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, एक आपके राज्य मंत्री, एक तो नॉर्मल राज्य मंत्री रहते हैं और एक रहते हैं आपके स्वतंत्र प्रभार वाले, इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे सारे के सारे क्या है, पोर्टफोलियो उनका वितरण हो चुका है। तो राजस्थान के जो भी अपने कह सकते हैं मंत्री हैं, जितने भी तरह के मंत्री हैं राजस्थान के, मतलब राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो, तो राज्य सूची के अंदर जो जो विभाग लिखे हुए होते हैं, जो जो विषय लिखे होते हैं, उन सारे विषयों के लिए सामान्यतः मंत्री होते हैं। राजस्थान के अंदर हम आगे भी देखेंगे कि मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 30। टोटल एमएलए सीट कितनी है राजस्थान विधानसभा में, 200 है। तो आपके 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत 200 का 15%, मतलब सीएम सहित आपके मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, 30 मंत्री राजस्थान के अंदर हो सकते हैं। ये सारे के सारे मंत्री मिलकर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम संख्या 30 हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या रहता है, विभाग तो बहुत ज्यादा है, स्टेट लिस्ट के अंदर कह सकते हैं कि विषय भी बहुत ज्यादा है, तो एक मंत्री के पास में क्या रहता है, 4 से 5 विषय उनके बारे में उनका चार्ज रहता है। मतलब हर एक विभाग, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई एक मंत्री है तो उसके पास में केवल एक ही विभाग रहेगा। तो हमने देखा कोई शिक्षा मंत्री है, कोई उच्च शिक्षा मंत्री है, पशुपालन मंत्री है, कृषि मंत्री है, वो ग्रामीण विकास मंत्री भी उनके पास में चार्ज है। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय का भी उनके मतलब कई बार उनके पास में चार्ज रहता है। ठीक है, फिर टेक्निकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, विद्युत मंत्री है, तो ये सारे के सारे, सिंचाई मंत्री है, तो ये बहुत सारे विभाग रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक मंत्री के पास में बहुत सारे कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स रह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई एक मंत्री का मतलब उनके पास में एक ही डिपार्टमेंट है। तो ऐसी स्थिति में एक कैबिनेट के मिनिस्टर जो होता है वो इतने सारे 7 से 8 तरह के विभाग को संभाल नहीं सकता। तो फिर क्या रहता है, एक राज्य मंत्री होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी राजस्थान के अंदर गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है, कि सीएम खुद होम मिनिस्टर है। सीएम खुद कौन है, राजस्थान में गृह मंत्री। अब सीएम के पास बहुत सारे मंत्रालय, जैसे कार्मिक मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, और बहुत बारी बात तो सीएम के पास में आपके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का भी चार्ज रहता है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो पब्लिक ग्रीवेंस को डिपार्टमेंट है वो भी सीएम के पास में रहता है। पर्सनल सेल कार्मिक विभाग है वो भी सीएम के पास में रहता है। तो ऐसी स्थिति में सीएम सारे मंत्रालयों को देख नहीं सकते, क्योंकि गृह मंत्रालय अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो गृह राज्य मंत्री जो है वो एक कौन रहेगा, एक किसी मंत्री को क्या बना दिया जाएगा, गृह राज्य मंत्री रहेगा। तो उसके गृह मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर तो सीएम हो गया या फिर कोई और मिनिस्टर हो गया, लेकिन उनके सबऑर्डिनेट के रूप में, उनके अधीनस्थ के रूप में, उनके सहायक के रूप में क्या रहता है, आप एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। जैसे वर्तमान में गृह राज्य मंत्री कौन है, जवाहर सिंह बेडम। कौन है गृह राज्य मंत्री राजस्थान में, जवाहर सिंह बेडम है, वो क्या आपके गृह राज्य मंत्री है, जवाहर सिंह बेडम। ठीक है,
तो कैबिनेट मंत्री तो गृह मंत्रालय में कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा, और दूसरे राज्य मंत्री कौन रहेंगे? आपके जवाहर सिंह बेटम। अब अगर यदि मुख्यमंत्री की भी बात करें, तो मुख्यमंत्री का पद है वो आपके समकक्षों में कह सकते हैं प्रथम की बात है, फर्स्ट अमंग द इक्वल की बात है। तो जितना पावर बाकी मिनिस्टर को होता है उतना ही क्या है आपके पास में सीएम का है। जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है, ठीक वैसे ही मंत्री परिषद के अंदर कौन है? सीएम है। ठीक है, तो सारे के सारे मिनिस्टर इक्वल पोस्ट पर ही है। हर मिनिस्टर के पास में जो जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है वो अपने डिपार्टमेंट में काम करेंगे। सीएम उन सबको मॉनिटर करेंगे, उन सबका लीडरशिप करेंगे। ठीक है, तो अब राज्य मंत्री का मतलब उस विभाग के अंदर क्या रहेगा? एक राज्य मंत्री रहेगा। अब क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के पास में थोड़ी सी शक्तियां ज्यादा रहती है, राज्य मंत्री के पास में थोड़ी शक्तियां कम रहती है। उनके कह सकते हैं शक्तियां भी कम रहती है, उनकी परिलब्धियां रेम्यूनरेशन है वो भी थोड़े से क्या रहते हैं? कम रहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे मंत्री रहते हैं, उनके पास में होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या है कि उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। जैसे गृह राज्य मंत्री के ऊपर तो कौन बैठे हैं? गृह मंत्री हैं, जो कि वर्तमान में भजन लाल जी शर्मा है, जो सीएम है। लेकिन जैसे विद्युत राज्य मंत्री, कौन? विद्युत राज्य मंत्री है, जैसे हीरालाल नागर है। ठीक है, अब इनके ऊपर कोई दूसरा मंत्री नहीं है, मतलब इनके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज है। ठीक है, मतलब विद्युत मंत्रालय किसी और मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के पास में नहीं है तो ये राज्य मंत्री, लेकिन पूरा का पूरा मंत्रालय क्या दे रखा है? इनको दे रखा है, तो उसको कहते हैं राज्य मंत्री विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी आपके स्वतंत्र प्रभार। वर्तमान में इस तरीके से क्या रहता है? आपके पोर्टफोलियो का आवंटन रहता है, और ये सारे क्या आपके मंत्रियों के टाइप्स हो गए। ठीक है, तो राज्य मंत्री हो गया। उप मंत्री आजकल वैसे चलता नहीं है, इनकी जगह पर ज्यादातर क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहता है, राज्य मंत्री। और फिर रहता संसदीय सचिव। अब संसदीय सचिव क्या है कि थोड़ा राज्य मंत्री के बराबर इनको दर्जा दे दिया जाता है। बाकी रहते एमएलए हैं, कुछ स्पेशल छोटा मोटा काम ये कह सकते हैं सदन के अंदर इनको दिया जाता है, लेकिन कोई विशेष मंत्रालय इनको नहीं दिया जाता। मतलब कि मंत्री पद के बराबर दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन मंत्री का कोई बहुत बड़ा काम इनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, साइज के आकार की बात करें तो 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। इसके अंदर चाहे आपके पार्लियामेंट हो चाहे आपके विधानसभाएं हो, सभी राज्यों के लिए क्या एक सीलिंग लिमिट तय कर दी कि भाई आपके पास मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? जितने एमएलए है उनका 50%, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50%, 15%। और मिनिमम कितने मंत्री होने चाहिए? 12। मिनिमम कितने होने चाहिए? 12 मंत्री। तो राजस्थान में मिनिमम कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं आपके मंत्री परिषद में? 12। और मैक्सिमम 15%, यानी कि कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री जो है वो मैक्सिमम आपके हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सीएम। सीएम को मिला करके ये संख्या है। अब देख लेते हैं मंत्री परिषद और कैबिनेट के अंदर क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको मिला करके क्या बनती है? कैबिनेट बनती है। लेकिन मंत्री परिषद की बात करें तो उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री सभी के सभी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यूजुअली जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो जो सीनियर मंत्री होते हैं, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वही निर्णय लेते हैं। राज्य मंत्रियों को उसके अंदर नहीं बुलाया जाता। मंत्री परिषद की बैठक बहुत कम बार हो पाती है। ठीक है, कैबिनेट का आकार छोटा होता है, मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? आपके बड़ा होता है। मुख्य संविधान के अंदर अनुच्छेद आपके 44 और 163 के अंदर मंत्री परिषद का उल्लेख है। 74 के अंदर किसके बारे में? पीएम के बारे में। और 163 में किसके बारे में? सीएम की मंत्री परिषद की बात की गई। फिर कैबिनेट की बात करें तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके तहत आपके किसमें? अनुच्छेद 352, उसके अंदर इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपके नेशनल इमरजेंसी। किससे संबंधित है? नेशनल इमरजेंसी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देना है तो उसमें कैबिनेट की सलाह पर क्या किया जाएगा? आपके राष्ट्रपति, क्या नाम है आपके, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होती है। इसमें बड़ा आकार होता है, छोटा आकार होता है। ये कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं और ये भाग आपके नहीं लेते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर भाग लेते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन सा व्यक्ति मंत्री बन सकता है? पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जिसको भी चाहे उसको मंत्री बना सकते हैं, बशर्ते अगर यदि विधानसभा या विधान परिषद अगर सदस्य है तब तो ठीक बात है। और अगर यदि वो सदस्य नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के भीतर भीतर आपको क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता लेनी पड़ेगी। इस बार जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव के बाद में बीजेपी जीती। उसके बाद में क्या हुआ? सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको क्या बनाया गया था? मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, लेकिन उनका इलेक्शन क्या हुआ? पहले तो इलेक्शन हो नहीं पाया था क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के सामने जो कैंडिडेट थे उनकी डेथ हो गई थी। तो जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार बनी, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ और सुरेंद्र सिंह पाल टीटी को क्या बनाया गया? मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारे तो उनको क्या देना पड़ा? मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब आपको क्या करना पड़ता है? 6 महीने के भीतर एमएलए या एमएलसी की कोई सीट जीतनी पड़ती है। क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? विधानसभा चुनाव जीतना पड़ेगा। कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होता है? तो उसके लिए क्या है? राजस्थान के अंदर आपके एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एक करके क्या है, एक्ट बना है। मतलब कार्य विभाजन नियम जो राजस्थान की विधानसभा के अनुसार तय किए गए, वे किस प्रकार से वे मंत्रियों के बीच में कार्यों का विभाजन रहेगा।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे हमने केंद्र के अंदर देखा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी थी, आपके लोकसभा। ठीक वैसे यहाँ किसके लिए रहेगी, आपके राज्य विधानसभा के रूप में। निम्न के अतिरिक्त सभी के आवंटित कार्य अधिकांश कार्य संबंधित मंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। यूजुअली मंत्रियों का विभाग इसीलिए बांटा जाता है क्योंकि वो अपने विभाग के क्या रहते हैं, सर्वे सर्वा। उस विभाग से संबंधित जितने भी कार्य है वो किसके द्वारा किए जाएंगे, उसी मंत्री के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन कुछ एक स्पेशल काम है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उस मंत्री को सीएम की सलाह लेनी पड़ेगी या सीएम के पास उन कामों की स्वीकृति के लिए भेजना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से काम है, मुख्यमंत्री के विचारार्थ कंसिडरेशन, मतलब कि इनके ऊपर आपको मुख्यमंत्री के कंसिडरेशन में डालना पड़ेगा। ऐसे मामले जो विचाराधीन मामले कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है, आपके विचाराधीन मामले, मतलब कंसिडरेशन केसेस कहा जाता है। ऐसे मामलों की सूची कार्य नियम है उसके अंदर जो दे रखी है, मतलब कि जो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस है उनके अंदर एक लिस्ट दे रखी है, उनको क्या कहा जाता है, आपके विचाराधीन मामले या फिर कंसिडरेशन केसेस। ये सारे के सारे मामले आपको किसको देने पड़ेंगे, सीएम को बताने पड़ेंगे। मंत्री ऐसे मामलों पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को फाइल सौंपते हैं। मुख्यमंत्री कुछ मामलों को अपने आदेश के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो उसके अंदर जब मंत्री ने उसको फाइल सौंपी सीएम को कि भाई हम इस मामले में इस तरीके का निर्णय लेना चाहते हैं, तो सीएम क्या कर सकते हैं, उनको अलाउ भी कर सकते हैं या फिर अलाउ नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको अपना डिसीजन रिजर्व भी कर सकते हैं, अपना डिसीजन या फिर स्वीकृति वो दे भी सकते हैं। ऐसे सारे केसेस को क्या कहते हैं, कंसिडरेशन केसेस। और कौन कौन से कंसिडरेशन केसेस होते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी लिस्ट किसमें दे रखी है, आपके रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर दे रखी है। फिर सेकंड आता कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुति। तो वो तो सारे वो मामले हो गए किसी मंत्री के सीएम को देखने। अब किसी मंत्रालय के अंदर कुछ ऐसे मामले होते हैं जो पूरी कैबिनेट के सामने रखे जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः तो मंत्री खुद अपने लेवल पे काम कर लेगा। फिर कुछ मामलों को केवल सीएम से स्वीकृति की आवश्यकता होती है और कुछ विशेष मामलों को क्या करना पड़ेगा, पूरे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। संबंधित मंत्री निम्नलिखित से संबंधित मामलों का निपटारा नहीं कर सकते। कौन कौन से, महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले, अगर यदि उसके विभाग का कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके से फैसला करवाना पड़ेगा। दो मंत्रियों के बीच में मतभेद है, अगर यदि किसी मैटर को लेकर के दो मिनिस्टर के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद की बैठक से उसको पार करवाना पड़ेगा। या फिर सीएम के द्वारा किसी तरह के केसेस रिक्वायर्ड हो कि भाई आपकी अपेक्षा की जाती है कि ये मैटर कहाँ लाया जाए, मंत्रिपरिषद में लाया जाए, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद में लाना पड़ेगा। अब राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस है उसकी बात कर लेते हैं। इन नियमों का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन से 166/3 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया राज्यपाल। वैसे राज्यपाल का जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जहां पर भी शब्द आप राज्यपाल देखो उसके पीछे क्या देखना है, सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखना है, मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अंदर क्या है, कार्यकारी संचालन। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से जो व्यक्त किया जाएगा, मतलब कि कौन, जैसे पहले भी देखा था, जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से। विभागों का आवंटन, राज्यपाल मंत्रियों के बीच में कार्यों का सुविधाजनक आवंटन जो है वो उसके लिए क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। प्रमाणिकता क्या है, राज्यपाल के नाम से जारी आदेशों और दस्तावेजों को इन नियमों में निर्दिष्ट तरीके से ही प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब जिन में भी राज्यपाल साइन करेगा, मतलब ऐसे मैटर जिसके ऊपर राज्यपाल के साइन अपेक्षित है, उसमें क्या करना पड़ेगा, इन नियमों के अनुसार ही उनको क्या करना पड़ेगा, पारित आपके करना पड़ेगा। इसके तहत क्या दे रखी है, आपके 3 शेड्यूल से दे रखे हैं। कितनी शेड्यूल है, 3 शेड्यूल जो इसके अंदर दे रखी है। इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है, भाई पहले शेड्यूल में कौन से विषय हैं, दूसरे में कौन से और तीसरी में कौन से। फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो यह अनुसूची राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की सूची प्रदान करती है। राज्य सरकार के अंदर कौन कौन से विभाग है, उन सब की सूची किस, मतलब उन सब की लिस्ट है कौन से शेड्यूल में है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा विभाग किन विषयों के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, अब हर एक विभाग की लिस्ट दे रखी है। इसके अलावा इसमें यह भी दे रखा है कि अगर यदि ये विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, तो शिक्षा विभाग कौन कौन से विषयों के लिए उत्तरदायी है, उससे संबंधित नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। गृह विभाग है तो गृह विभाग कौन कौन से विषयों के लिए उत्तरदायी है, नियम कानून बनाएगा। स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग कौन कौन से विषयों के लिए उत्तरदायी है, उसके लिए क्या करेगा, नियम और कानून बनाएगा। कोई प्रश्न उठने पर राज्यपाल निश्चित करेंगे कि कोई मामला उचित तौर पर किस विभाग से संबंधित है। अब अगर यदि ऐसी कोई बात आती है कि भाई ये मामला इस विभाग से संबंधित था ही नहीं, लेकिन इसने क्या कर दिया, इससे संबंधित कोई कानून नियम बना दिया है, तो अब ये फाइनली तय कौन करेगा, राज्यपाल तय करेगा कि भाई वास्तव में इस विभाग का जो मैटर है, ये विषय जो कौन से विभाग से संबंधित है और कौन से विभाग से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, सभी विभागों की सूची और उस विभाग से संबंधित सारे के सारे विषय किसमें डाल रखे हैं, आपके फर्स्ट शेड्यूल में डाल रखे हैं। अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल। इसके अंदर उन मामलों या विषयों की सूची होती है जिन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, जैसे अभी आपने देखा था रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर 3 तरह के मैटर थे। एक तो क्या कि भाई विभाग है, विभाग अपने लेवल पर काम कर सकता है। फिर कुछ मामले क्या रहेंगे, सीएम के पास में भेजे जाएंगे और कुछ मामले क्या रहेंगे, मंत्रिपरिषद के पास में भेजे जाएंगे।
फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो विभागों की बात होगी और उससे संबंधित वो विषय हो गए जिसमें विभाग सीधे सीधा निर्णय ले सकते हैं। सेकंड शेड्यूल में वो सारे विषय हैं जिसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको मंत्रिपरिषद के सामने रखना पड़ेगा, और मंत्रिपरिषद अगर यदि उस विषयों पर संबंधित जो नियम कानून बनाने को पारित कर दे, तभी आप क्या करेगा, विभाग उसको पारित करेगा। ठीक है, उदाहरण महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हो गए, नए कानून का प्रस्ताव या बड़े वित्तीय आवंटन हो गए, वो सारे क्या करने पड़ेंगे, मंत्रिपरिषद। अब जैसे कैसा इसमें मतलब क्या हुआ, जैसे आपके अभी कोई रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम आ गया राजस्थान में। अब ये काम वैसे तो ऊर्जा विभाग का है, सीधा का सीधा क्या कर सकती है, ऊर्जा विभाग जारी कर सकती है। तो ऊर्जा विभाग को उस काम को करना है तो जारी कर सकती है। लेकिन बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़े लेवल पर आपको क्या करना है, सौर ऊर्जा लगाना है, लोगों से जमीन का अधिग्रहण करना है। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा विभाग क्या करेगा, उस मैटर को मंत्रिपरिषद पर रखेगा, पूरी की पूरी रूपरेखा बताएगा कि भाई इस तरीके से हमें ये काम करना है। जब मंत्रिपरिषद उस काम को पारित करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, उस काम को हरी झंडी मिल जाएगी, और वो जो पॉलिसी बनानी है, किसी तरह का पॉलिसी या फिर कह सकते हैं कानून बनाना है या नियम बनाना है, वो दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं होती है। अब फ्लैगशिप योजना होने को तो एक विभाग की होती है, लेकिन ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बजट का आवंटन किया जाता है, तो वो सारी योजनाएं भी क्या होती है, मंत्रिपरिषद के सामने रखने के बाद में जो उनको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, या फिर किसी विभाग के बारे में कोई आपके जैसे एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गई, उद्योग पॉलिसी हो गई, शिक्षा संबंधित पॉलिसी हो गई, स्वास्थ्य से संबंधित पॉलिसी हो गई, विनिवेश से संबंधित होगी, इन्वेस्टमेंट से संबंधित पॉलिसी हो गई। अब ये सारे के सारे मामले होते तो किसी एक विभाग विशेष के हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिसी मैटर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंत्रिपरिषद के सामने रखना पड़ेगा। जब मंत्रिपरिषद उसको पारित करेगा तभी वो विभाग क्या कर सकता है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट आपके पॉलिसी मैटर्स हो गए, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किसी तरह की योजना हो गई, फ्लैगशिप योजना हो गई, या बहुत बड़ा किसी तरह का बजट का आवंटन हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस विभाग को कुछ मैटर जो है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने पड़ेंगे। फिर थर्ड शेड्यूल के अंदर इस अनुसूची में विशिष्ट मामलों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें मुख्यमंत्री के पास उनके अनुमोदन या सूचना के लिए भेजा जाता है। तो जो मामले मुख्यमंत्री के पास में भेजे जाने हैं वो किस में रहेंगे, आपके थर्ड शेड्यूल में। इस प्रकार ये पूरा क्या राजस्थान के रूल्स ऑफ बिजनेस है। इसमें आपके तीन तरह के मामले हैं, जो पहले सीधे सीधे विभागों के द्वारा निपटाए जा सकते हैं, उनको फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल के अंदर वो मामले जो कम्प्लीटली आपको मंत्रिपरिषद के सामने रखने पड़ेंगे, और थर्ड शेड्यूल के अंदर वो मामले जो मुख्यमंत्री के समक्ष रखने पड़ते हैं। इस ये जो कि आपने रूल्स ऑफ बिजनेस बुक्स ऑफ राजस्थान है। संविधान के अनुच्छेद 22/4 के तहत उन व्यक्तियों के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करना जिन्हें बिना विचारण के निरुद्ध किया जा सकता है। मतलब कि जैसे आपने 22 किससे संबंधित है, आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। तो अगर यदि कोई विभाग प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कोई मामला कानून बनाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे सभी मामले जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों की दया याचिकाओं से संबंधित हो, ये भी सीएम के पास जाएगा। विधानमंडल के गैर सरकारी विधेयकों के लिए सरकार की नीति का निर्धारण करना है। गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, जो मंत्री नहीं होते उन सबको क्या कहा जाता है, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऐसे मामले जिनसे राज्य की शांति या परिशांति प्रभावित होती है या प्रभावित होने की संभावना रहती है, वो भी सारे क्या रहेंगे, आपके सीएम के पास में भेजे जाएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स हैं, जो भी संवैधानिक मामले हैं, जो राज्य की शांति और देश की सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, जिसमें मतलब कि अगर किसी विभाग ने कानून बना दिया कि आप अगर इस तरह का उल्लंघन करते हो, जैसे क्या हो गया कि अगर नकल करते हो पकड़े जाते हो तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो ऐसा कोई भी विभाग कानून नहीं बना सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पास उस मामले को लेके जाना पड़ेगा। या प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है, कोई विभाग इस तरह का आपके अधिनियम बना सकता है कि भाई क्या हो कि अस्पताल के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आकर के क्या करे, शोर शराबा करे, तो उसको प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हो। तो वो भी मैटर शिक्षा स्वास्थ्य विभाग सीधा नहीं बना सकता, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको सलाहकार बोर्ड के तहत जो आपके मुख्यमंत्री से क्या करनी पड़ेगी, सिफारिश करनी पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे मैटर्स कौन से हो गए, जो आपके तीनों अनुसूचियां या फिर थर्ड अनुसूची के अंदर स्पेशली रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूल्स ऑफ बिजनेस। इससे अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मैंने कहा अभी हाल ही में स्टेट पॉलिटिक्स का ट्रेंड क्या है, या तो पर्सनैलिटी से पूछा जाता है, मतलब गवर्नर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए, जितने भी आयोग है उनके अध्यक्ष सदस्य हो गए, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, या फिर अधिनियमों से पूछे जाते हैं। संविधान से स्टेट पॉलिटी में क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं। जो भी एक्ट्स राजस्थान की विधानसभा के द्वारा पारित किए गए हैं और जो अपने सिलेबस के मतलब कह सकते हैं ना कवर हो रहे हैं, उन सब से जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में मंत्रियों के लिए आचार संहिता, राजस्थान के अंदर जो मंत्री रहते हैं उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। तो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आगामी परिसंपत्तियों की अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 अगस्त तक किसको सूचित करना पड़ता है, मुख्यमंत्री को सूचित जो है वो करना पड़ता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके अंदर एक तो डेट याद रखनी है, कौन सी डेट तक सूचित करना पड़ता है, 31 अगस्त तक। और करना किसको पड़ता है, यूजुअली लोगों को ये लगता है भाई गवर्नर को सूचित करते होंगे, लेकिन किसको बताने गए, चीफ मिनिस्टर को।
सरकार के कोई भी अचल संपत्ति खरीदने या बेचने से बचना पड़ेगा, सिवाय इसके कि ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की गई हो। मतलब कि अगर यदि एक्वायर कर रखी हो, मतलब मॉर्गेज के रूप में ले रखी हो, तो एक अलग बात है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचना पड़ेगा। सुनिश्चित करें कि उनके परिवार के सदस्य सरकार को किसी तरह की माल या सेवाओं की आपूर्ति नहीं करते हैं। मतलब एक तो क्या करना पड़ता है, सामान्यतः हर साल आपको अपनी जितनी भी एसेट्स हैं उनके बारे में सूचना सीएम को देनी 31 अगस्त तक। खुद किसी भी तरह के सरकारी काम में शामिल नहीं हो सकते, खुद किसी भी तरह का ठेका नहीं ले सकते, खुद मंत्री खुद किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते अपने नाम से, या फिर उनका और उनके किसी तरह का सदस्य सरकार में किसी तरह की सप्लाई का काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई मंत्री बनने बाद में अपने परिवार के सदस्यों को बड़े बड़े ठेके दिलवा दिए। तो ये सारे क्या है, मंत्रियों के लिए आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं राजस्थान के सीएम। तो सबसे पहले राजस्थान के सीएम कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। ये कैसे थे? मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सीएम थे। राजस्थान के पहले सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। को कब आपके मनोनीत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 जनवरी 1951 तक राजस्थान के सीएम रहे। फिर CS वेंकटाचारी, ये भी क्या थे? नॉमिनेटेड थे। ये भी क्या रहे आपके? लगभग आपके 3 साढ़े 3 महीने तक राजस्थान के सीएम रहे। फिर जयनारायण व्यास, ये भी क्या पहले नॉमिनेट किया गया था, तो ये भी आपके लगभग 1 वर्ष तक राजस्थान के सीएम रहे। उसके बाद में 1952 में राजस्थान में पहला विधानसभा चुनाव होता है और आपके जयनारायण व्यास क्या है, MLA चुनाव हार जाते हैं। ऐसी स्थिति में टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया जाता है और ये लगभग आपके 6 महीने तक सीएम रहते हैं। फिर वापस जयनारायण व्यास आपके उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव के अंदर जीत के आते हैं और राजस्थान के क्या बनते हैं? सीएम। और जब उपचुनाव से जीत के आते हैं उस समय कहाँ से जीतते हैं? किशनगढ़ से। टीकाराम पालीवाल कहाँ से MLA थे? महुआ से। फिर आपके बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, कहाँ से सीएम विधायक थे? उदयपुर से। और राजस्थान के सबसे लंबे समय तक क्या रहते हैं? ये सीएम रहते हैं। 1967 में राजस्थान के अंदर क्या लगाया जाता है? पहला राष्ट्रपति शासन, ये कल डिस्कस किया था। फिर वापस से जो है मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनते हैं और ये वापस से 4 साल तक सीएम रहते हैं। फिर इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और बरकतुल्ला खां क्या बनते हैं? राजस्थान के सीएम बनते हैं। फिर हरदेव जोशी है, वो क्या बनते हैं? राजस्थान के सीएम, क्योंकि बरकतुल्ला खां की क्या हो जाती है? निधन हो जाती है। फिर वापस से राष्ट्रपति शासन लगता है, राजस्थान में दूसरा है क्योंकि इस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। फिर राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, भैरव सिंह शेखावत क्या बनते हैं? सीएम। और ये छबड़ा विधानसभा क्षेत्र जो 12 के अंदर है, वहां से चुन करके MLA बनते हैं। 1980 के अंदर भैरव सिंह शेखावत की सरकार मतलब गिरा दी जाती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उसके बाद वापस चुनाव होते हैं और जगन्नाथ पाड़िया क्या बनते हैं? राजस्थान के सीएम। और ये कहाँ से चुनाव जीत के आते हैं? बांध जो है कह सकते हैं अपने भरतपुर के अंदर, वहां से जो चुनाव जीत के आते हैं। फिर जगन्नाथ पाड़े इस्तीफा देकर शिवचरण माथुर जो मांडलगढ़ से हैं वो आपके चुनाव मतलब सीएम बनते हैं। और फिर शिवचरण माथुर का इस्तीफा लेकर के हीरालाल देवपुरा को क्या बनाया जाता है? राजस्थान का आपके सीएम बनाया जाता है। हीरालाल देवपुरा मुश्किल से जो आपके 20 दिन के लिए राजस्थान के क्या रहे? सीएम रहे। फिर वापस से हरिदेव जोशी और फिर वापस से शिवचरण माथुर आपके सीएम बनते हैं। फिर वापस हरिदेव जोशी सीएम बनते हैं और फिर भैरव सिंह शेखावत। फिर वापस राष्ट्रपति शासन, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और वर्तमान में भजनलाल शर्मा। अभी हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ से जो स्टार्ट करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर राजस्थान में किस प्रकार जो है वो मंत्री जो मुख्यमंत्री है उनको किस प्रकार से जो परिवर्तन हुए और क्यों किस कारण से परिवर्तन हुए। सबसे पहले राजस्थान के अंदर कौन से मतलब कि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के क्या बनते हैं? मनोनीत आपके सीएम बनते हैं, नॉमिनेटेड होता है। राजस्थान का पूरी के तरीके से कह सकते हैं एकीकरण हो जाता है। किसी न किसी व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना होता है तो हीरालाल शास्त्री को भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट करके राजस्थान का सीएम बना दिया जाता है। फिर इसका विरोध किया जाता है मुख्यतः जयनारायण व्यास के द्वारा, क्योंकि जयनारायण व्यास प्रजामंडल में बहुत ही सक्रिय नेता रहे थे। इनका ये मानना था कि भाई सबसे ज़्यादा सक्रियता, सबसे बड़े आंदोलन तो मैंने किए हैं, तो मुख्यमंत्री बनने का अधिकार किसका है? जयनारायण व्यास का। तो हीरालाल शास्त्री को हटाकर CS वेंकटाचार्य जो कि ICS अधिकारी थे उनको क्या बनाते हैं? सीएम। फिर वापस से इन्होंने विरोध किया तो CS वेंकटाचार्य को हटा करके किसको सीएम बनाते हैं? जयनारायण व्यास। फिर आपके विधानसभा चुनाव होते हैं और जयनारायण व्यास 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं लेकिन दोनों सीट से चुनाव हार जाते हैं। फिर टीकाराम पालीवाल क्या बनते हैं? आपके राजस्थान के सीएम बनते हैं। उसके बाद में आपके विधानसभा के उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में जयनारायण व्यास किशनगढ़ से चुनाव जीत कर आते हैं। टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और उप मुख्यमंत्री इनको बनाया जाता है। फिर आगे आपके जयनारायण व्यास के खिलाफ जो इनके विधायक है या फिर कैबिनेट है, उन्होंने इनका विरोध किया कि भाई इनको मुख्यमंत्री अब नहीं रह सकते। वापिस से जो है मोहनलाल सुखाड़िया को विधायक दल का नेता चुना जाता है और आपके 13 नवंबर 1954 मतलब कि आपके फर्स्ट विधानसभा के अंदर ही क्या बन जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सीएम बन जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया लगभग आपके 17 वर्ष तक क्या रहते हैं? राजस्थान के सीएम रहते हैं। उसके बाद में 1967 के अंदर आपके 1971 के अंदर जो है आपने देखा था किस प्रकार से जो है राजस्थान के अंदर भारत के अंदर एक राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन किस किस के बीच में हुआ था? एक तो VV गिरी और आपके
नीलम संजीव रेड्डी, किस किस के बीच में हुआ था? वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में। इसमें दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट थे। वीवी गिरी को इंदिरा गांधी का समर्थन था और आपके नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। अब इतने सारे, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति जो होते हैं उनके चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं, जितने भी इलेक्टेड एमएलए और एमपी भारत के, वो सारे के सारे राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब विधानसभा के एमएलए सारे, लोकसभा के इलेक्टेड एमपी और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जितने भी आपके एमएलए थे उसमें अधिकतर जगह उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो मुख्यमंत्रियों ने पूछा कि भाई हमें किसका समर्थन देना है। तो जिस जिस मुख्यमंत्री ने, आपके कह सकते हैं कि कांग्रेस के कहने पर नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन दिया, उन सभी मुख्यमंत्री को क्या कर दिया गया था, उनके पद से हटा दिया गया था। उसका शिकार भी कौन हुए? आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी हुए। और बरकतुल्ला खान राजस्थान के क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। 1972 में वापस विधानसभा चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है, बरकतुल्ला खान सीएम पद पर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पद पर रहते हुए उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बरकतुल्ला खान की मृत्यु होने पर हरिदेव जोशी राजस्थान के सीएम बनते हैं। फिर वापस से 5 साल का कार्यकाल के बाद में विधानसभा चलती रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो आपके इमरजेंसी कारण चुनाव नहीं हो पाए विधानसभा के, राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन के बाद जो चुनाव होता है उसमें पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और भैरव सिंह शेखावत क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। फिर वापस से, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, राष्ट्रपति शासन इसलिए लग जाता है क्योंकि 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार वापस से आ जाती है, कांग्रेस सरकार। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह का जो अविश्वास प्रस्ताव कारण सरकार गिर जाती है। जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी उन सबको हटा करके क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगाया। फिर से चुनाव होते हैं और कांग्रेस का राजस्थान में सीएम बनता है और जगन्नाथ पाटिया को क्या बनाया जाता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री। कुछ समय बाद जगन्नाथ पाटिया अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और शिवचरण माथुर क्या बनते हैं? राजस्थान के सीएम बनते हैं। ठीक है। शिवचरण माथुर के समय राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं गोलीकांड हुआ था। उस गोलीकांड के कारण इनको, डीग गोलीकांड जिसको कहते हैं, उस गोलीकांड के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और हीरालाल देवपुरा क्या बनते हैं? राजस्थान के सीएम बनते हैं। और ये लगभग लगभग 10-15 दिन रहते हैं सीएम। फिर वापस से विधानसभा चुनाव होते हैं और उसके बाद में हरिदेव जोशी को क्या बनाया जाता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाता है, जो कि बांसवाड़ा से क्या रहे? एमएलए। हरिदेव जोशी 1988 तक सीएम रहते हैं। तो उस समय आपके वापस से क्या होता है? एक दिवराला सत्याकांड होता है। दिवराला सत्याकांड के बाद में वापस से हरिदेव जोशी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है और शिवचरण माथुर राजस्थान से क्या बनते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री। जैसे हरिदेव जोशी इस्तीफा देते हैं, इनको क्या बना देते हैं? राज्य असम का गवर्नर। और शिवचरण माथुर क्या बन जाते हैं? राजस्थान के सीएम। लेकिन शिवचरण माथुर से भी क्या थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का डिस्प्यूट हो गया था। उसके बाद में वापस से जो हरिदेव जोशी को क्या बनाया जाता है? मतलब कि पहले ऐसे सीएम है जो पहले सीएम थे, फिर गवर्नर बनते हैं और फिर वापस से गवर्नर पद से इस्तीफा देकर क्या बनते हैं? राजस्थान के सीएम। और शिवचरण माथुर को हटा करके राजस्थान का सीएम बनाया जाता है। उसके बाद में 1990 में आपके विधानसभा चुनाव होते हैं। तब से लेकर के एक तक, तब अब तक जो एक ही सा ट्रेंड है। भैरव सिंह शेखावत लगातार 2 बार सीएम बने। बीच में आपको बाबरी मस्जिद के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। फिर अशोक गहलोत वसुंधरा, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। और वर्तमान में सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है। अब एक एक सीएम के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। इनकी पुत्री शांता के नाम पर इन्होंने अक्टूबर 1935 में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है, जो कि कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी है वुमेन के नाम से जाना जाता है। ये विद्यापीठ निवाई टोंक में है। यह देश का सबसे बड़ा बालिका विश्वविद्यालय, मतलब कि आपके गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। इनकी आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या नाम है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और एक इन्होंने लोकप्रिय गीत लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये राजस्थान के पहले क्या थे? आपके नॉमिनेटेड सीएम थे, जो मैंने अभी आपको बताया था। राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री भी थे। राजस्थान की संभागीय प्रणाली की शुरुआत इन्होंने 30 मार्च 1949 को की। ये सारे फैक्ट्स और ये डेट्स अपने को याद होने चाहिए। तो राजस्थान में जो आपके संभाग है, वर्तमान में 7 संभाग है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? आपके हीरालाल शास्त्री के द्वारा 30 मार्च 1949 में की गई थी। एक बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। पहली और एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से क्या किया गया? राजस्थान में सम्मानित किया गया। तो राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला जिन्हें क्या क्या मिला हुआ है? पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो वो कौन है? आपके रतन शास्त्री हैं, जो कि राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री क्या थी? पत्नी थी। ठीक है। सेकंड आपके सीएस वेंकटाचारी, कदम्बी सहस्त्र वेंकटाचारी। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ। ये केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत सीएम थे। बीकानेर और जोधपुर में प्रधानमंत्री तथा कनाडा के क्या रह चुके हैं? राजदूत रह चुके हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट की स्थापना की 1951 में। कब की थी? 1951। इनका कार्यकाल लगभग 2-3 महीने था। इन्होंने, क्योंकि खुद सेक्रेटरी थे, सचिव थे, आईएएस थे, तो इन्होंने किसकी स्थापना की? एक सचिवालय या सेक्रेटेरिएट की स्थापना की 1951 के अंदर। जयनारायण व्यास है। जयनारायण व्यास बड़े क्रांतिकारी नेता रहे राजस्थान के अंदर और बहुत ही लोकप्रिय भी रहे। इनका नाम था लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, लोक नायक और शेरे राजस्थान। इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित किए हैं। पीप इंग्लिश में, अखंड भारत बॉम्बे से प्रकाशित करते थे, 1938 में किया।
ठीक है, ये हिंदी में था। आंगीबाण ब्यावर से, ये राजस्थानी में था। और तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से, ये भी क्या था, आपके राजस्थान हिंदी राजस्थान के अंदर समाचार पत्र था। तरुण राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? जयनारायण व्यास। और इसके संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। मतलब आपके पब्लिशर तो थे जयनारायण व्यास और एडिटर थे विजय सिंह पथिक। एकमात्र सीएम जो पहले क्या थे, मनोनीत, और उसके बाद में क्या थे, इलेक्टेड सीएम। पहले विधानसभा चुनाव में दो जगहों से क्या चुनाव लड़े थे, कहाँ कहाँ से? जोधपुर शहर बी और जालोर ए से, लेकिन दोनों जगह से क्या हो गए थे, चुनाव हार गए थे। फिर जालोर ए सीट पर माधो सिंह से हार गए थे, और जोधपुर शहर बी सीट पर जो जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह थी, उनसे जो चुनाव हार गए थे। बाद में इन्होंने किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीता और राजस्थान के दूसरे क्या आपके इलेक्टेड सीएम बने थे। चांदमल मेहता ने जयनारायण व्यास के लिए किशनगढ़ सीट खाली की थी। किसने जो किशनगढ़ सीट खाली की थी? तो चांदमल मेहता, जो किशनगढ़ से एमएलए जीते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जयनारायण व्यास वहां से अपना चुनाव लड़कर जीते थे। एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे। इससे पहले हीरालाल शास्त्री क्या थे? लोकसभा सांसद। पहले सीएम जिन्होंने विधानसभा मुख्यमंत्री के रूप में बजट पेश किया था। तो राजस्थान का पहला सीएम के रूप में बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयनारायण व्यास। उन्होंने 1953 1953 के अंदर जो वो बजट पेश किया था। फिर आते हैं टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम थे टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बाद में क्या बने? उप मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहने वाले एकमात्र आपके व्यक्ति है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रहे। इससे पहले हीरालाल शास्त्री कहाँ के थे? लोकसभा के सांसद। जयनारायण व्यास राज्यसभा के सांसद, लेकिन टीकाराम पालीवाल आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रहे हुए हैं। ठीक है, टीकाराम पालीवाल को काम चलाओ सरकार के खिलाफ विधानसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था। मतलब कि फर्स्ट आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से सीएम के अगेंस्ट आया था? आपके टीकाराम पालीवाल के अगेंस्ट आया था। राजस्थान में भूमि सुधार के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। जिसमें राजस्थान में लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, लैंड सीडलिंग एक्ट पारित हुए थे, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? आपके टीकाराम पालीवाल थे। फिर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, क्योंकि लंबे समय तक राजस्थान के सीएम रहे हैं। सबसे लंबे समय तक राजस्थान के सबसे युवा सीएम बने थे। 38 वर्ष की आयु में राजस्थान के सीएम बन गए थे। इनके अंतरजातीय विवाह के विरोध के कारण नाथद्वारा के अंदर क्या रहे थे? बाजार बंद हुए थे। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी, तो इसका विरोध उस समय ज्यादा हुआ और नाथद्वारा है उनके अंदर पूरा का पूरा हड़ताल की गई थी। इनके पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी क्या थे? एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। सबसे लंबे कार्यकाल 17 वर्ष तक सीएम रहे और उसके बाद में राजस्थान के कितने वर्ष तक? 4 बार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। एक बार भी विधानसभा में इन्होंने बजट पेश नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी आरपीएससी में हाल ही में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान में जैसे देखा, जयनारायण व्यास बहुत कम समय तक आपके सीएम रहे थे, लेकिन पहला बजट उन्होंने पेश किया था। और मोहनलाल सुखाड़े 17 वर्ष तक आपके सीएम रहे, लेकिन एक भी बार जो बजट जो इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से तथा इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन भी इन्होंने द्वारा किया गया था। पहले इन्होंने क्या कर दिया था, जैसे आपको देखा था अभी, सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। लेकिन उसको बंद किसने कर दिया था? आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने। अप्रैल 1962 में आपके संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय ये सीएम थे। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में क्या बनी थी? उप मंत्री। क्या बनी थी? राजस्थान फर्स्ट वुमन मिनिस्टर कमला बेनीवाल वाज मेड डिप्टी मिनिस्टर द सुखाड़िया कैबिनेट। ये कहाँ कहाँ के आपके गवर्नर रहे हुए हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके हैं। राजस्थान के सीएम थे, फिर बाद में इनको गवर्नर बनाया गया। कहाँ कहाँ के गवर्नर बने? आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। संसदीय सचिव और उप मंत्री पद का इन्होंने क्या किया था? सृजित किया था। क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड डिप्टी मिनिस्टर। उसके बाद में आते हैं बरकतुल्ला खां। राजस्थान के पहले और एकमात्र आपके अल्पसंख्यक सीएम रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के इस्तीफा देने के बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। प्यारे मियाँ के नाम से जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी को भाभी कहकर बुलाते थे। और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जिनके क्या हो गई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पहले और अभी तक एक ही मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, जिनका क्या हो गया था, पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। उसके बाद में आते हैं हरिदेव जोशी। 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक 10 बार क्या रहे? विधायक रहे। मतलब 1952 में जो पहले असेंबली इलेक्शन हुए, तब से लेकर के जब तक इनकी डेथ हुई, तब तक क्या रहे? राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। 3 बार राजस्थान के सीएम बने, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये कितनी बार सीएम बने थे? 3 बार, लेकिन एक बार भी अपना 5 साल का कंप्लीट टेन्योर जो पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान में विकलांग मुख्यमंत्री, इनका एक हाथ क्या था? विकलांग था, इसलिए क्या डिसेबल्ड कह दो या हैंडीकैप्ड व्यक्ति थे। मतलब एक हाथ थोड़ा कम काम करता था इनका। इनके कार्यकाल में राजस्थान में दूसरी बार 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट रूल 1977 में किस लिए लगा था? इमरजेंसी के कारण। 1987 में इनके कार्यकाल में संभागीय प्रणाली को फिर से शुरू किया गया था। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था डिवीजन सिस्टम? आपके हीरालाल शास्त्री ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था। और 1987 के अंदर जो डिवीजन सिस्टम है आपके हृदय जोशी के समय वापस से शुरू हुआ था।
हरिदेव जोशी 1990 से 92 तक राजस्थान में क्या रहे, विपक्ष के नेता भी रहे। 1990 से लेकर 1992 जब राजस्थान में सीएम भैरव सिंह शेखावत थे, उस समय हरिदेव जोशी क्या थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के क्या राज्यपाल रहे। मोहनलाल सुखाड़े कहाँ कहाँ के थे, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। हरिदेव जोशी कहाँ कहाँ के आपके गवर्नर रह चुके हैं, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। दिवराला सती घटना के कारण इनके क्या रहे, उस समय आपके सीएम रहे थे। जब दिवराला सती घटना हुई थी, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, हरिदेव जोशी। क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 साल पहले इन दिवराला सती घटना के जो आरोपी थे उनको सजा हुई थी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट बन जाता है। फिर बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत। अभी थोड़े से इनके ऊपर क्वेश्चन आरपीएससी ज़्यादा पूछ रही है। ठीक है, एक तो मतलब कि गवर्नमेंट इफेक्ट भी है, प्लस अभी हाल ही में इनकी मूर्ति का अनावरण भी किया गया है, तो हो सकता है और भी क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। बाबू शाह के नाम से लोकप्रिय थे, 3 बार राजस्थान के सीएम रहे। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार और भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्यसभा में सांसद थे और विधायक भी जो वो रह चुके थे। ठीक है, बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर ही वाज राज्यसभा एमपी एंड एमएलए। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो भारत के क्या बने थे, उपराष्ट्रपति। हमें पता है कि 2003 के अंदर जो क्या बनाया गया था, भारत का उपराष्ट्रपति वो बनाया गया था। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं। शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा के सांसद थे और बाद में कोटा की छबड़ा सीट है, वहां से क्या बाई इलेक्शन में जीत करके राजस्थान के असेंबली में पहुंचे थे। मतलब जैसे मंत्रिपरिषद में कहा था, किसी भी व्यक्ति को सीएम बनाया, मंत्री या सीएम बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने में क्या करे, अपना इलेक्शन जीते। तो वैसे जब भैरव सिंह शेखावत को सीएम बनाया गया था, उस समय ये एमएलए नहीं थे और राज्यसभा के एमपी थे। उसके बाद में छपड़ा से बाई इलेक्शन में जीत करके क्या बने थे, अपने राजस्थान में विधानसभा के सदस्य बने थे। तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, इनके समय लगा था। राजस्थान में पहला मध्यावधि चुनाव मतलब फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन 1980s के समय इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद के मंत्री नहीं थे। मतलब भैरव सिंह शेखावत क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी नहीं, तो इनके पास में किसी तरह का मंत्रालय था नहीं, तो ये मंत्री सीएम बनने से पहले किसी भी मंत्रालय में ये मंत्री पद पर आपके नहीं रहे। सबसे अधिक राज्यपालों के साथ में इन्होंने काम किया। राजस्थान के सीएम जिन्होंने सबसे अधिक राज्यपालों के साथ काम किया वो कौन है, भैरव सिंह शेखावत। 3 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, मतलब 3 बार सीएम रहे और इसके अलावा 3 बार क्या रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं। 1977 में इन्होंने कौन सी अंत्योदय योजना जो स्टार्ट की थी, कौन सी योजना, अंत्योदय। अंत्योदय अपने बीजेपी की बहुत ही पॉपुलर और फेमस योजना है, क्योंकि अंत्योदय का जो कह सकते हैं सिद्धांत या विचारधारा बीजेपी के जो बड़े पुराने नेता थे दीनदयाल उपाध्याय, उनके द्वारा दी गई थी। तो भैरव सिंह शेखावत ने 1977 में अंत्योदय योजना की थी। इसके तहत पॉवर्टी एलिमिनेशन मतलब गरीबी उन्मूलन का जो इन्होंने काम किया था। विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष किसने, रॉकर्ट मैकनामारा ने इस योजना से प्रभावित होकर के इन्हें भारत का रॉक फेलर कहा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आरपीएससी में हाल ही में पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से सीएम को भारत का रॉक फेलर कहा गया है, तो वो है आपके भैरव सिंह शेखावत। अंतर्राज्यीय परिषद की 5वीं बैठक, मतलब जो आपके 1998 में भैरव सिंह शेखावत ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के कौन से सीएम ने आपके ये सुझाव दिया कि जो गवर्नर है उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो सीएम है आपके कौन, भैरव सिंह शेखावत। कब दिया था, 1998 में, जो आपके इंटर मिनिस्ट्रियल काउंसिल की बैठक थी। कब, 5th बैठक थी आपके 10 नवंबर 1988 में। तो इसके ऊपर भी आरपीएससी में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं जगन्नाथ पाड़िया। तो राजस्थान के पहले और एकमात्र आपके दलित सीएम रहे हुए। शपथ ग्रहण के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जैसे भैरव सिंह शेखावत भी आपके जब सीएम बने थे उस समय सदस्य नहीं थे, वैसे जगन्नाथ पाड़िया भी सदस्य नहीं थे। राजस्थान में शराब और बीड़ी पर क्या लगाते थे, उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया था। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे हैं। जिस प्रकार आपके कौन, टीकाराम पालीवाल लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे हैं, वैसे ही जगन्नाथ पाड़िया भी लोकसभा और राज्यसभा के क्या रहे, एमपी रहे। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे। तो अब तक हमने देखा जयनारायण व्यास, सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया, फिर आपके हरिदेव जोशी और तीसरे आपके जगन्नाथ पाड़िया हैं जो राजस्थान के सीएम है और दूसरे राज्यों में गवर्नर भी रहे हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इनको क्या देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो कवयित्री महादेवी वर्मा ने इनके ऊपर कुछ मतलब कि कोई कटाक्ष हो गया था, इसको लेकर के जगन्नाथ पाड़िया इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। फिर आते हैं शिवचरण माथुर। गुना मध्य प्रदेश में जन्मे और करौली में इनका बचपन बीता था। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा कौन थे, आपके मेवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रजामंडल आंदोलन के नेता थे। उनके ये दामाद थे। 2 बार राजस्थान के सीएम बने, असम के राज्यपाल रहे। तो आपके असम के अंदर राजस्थान में कौन कौन से राज्यपाल अब तक रह चुके हैं, हरिदेव जोशी और दूसरे कौन, शिवचरण माथुर। ठीक है, इससे पहले आपके जगन्नाथ पाड़िया भी बिहार और हरियाणा के, जगन्नाथ पाड़िया नहीं, मतलब आपके हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर जो असम के गवर्नर रह चुके हैं। ई गोलीकांड के समय क्या था, इस्तीफा देना पड़ा था और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। जो आपके सेकंड एआरसी था उसके क्या ये अध्यक्ष थे, कौन, आपके शिवचरण माथुर। और आपके जो डी गोलीकांड था, डी में क्या था कि भरतपुर के अंदर पर डी के जो महाराजा थे मान सिंह,
उस समय जैसे महाराजा का टाइटल तो वैसे होल्ड नहीं करते थे, लेकिन तत्कालीन समय में अपने नाम का महाराजा लगाते थे और ये एमएलए थे। निर्दलीय बहुत लंबे समय तक वहां से एमएलए रहे थे। ठीक है, तो इनको किसी वजह से लेकर के मुख्यमंत्री का विरोध करना पड़ा था। तो जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला था तो हेलीपैड पर ये जीप लेकर के चले गए थे, तो उससे मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए थे। और उसमें बाद में जैसे ही मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए तो जो वहां के एसपी और जो वहां के कर्मचारी मतलब जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो इनका महाराजा मान सिंह का आपके गोलीकांड के अंदर जो एनकाउंटर कर दिया था, जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। इसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध हुआ था और इसी विरोध के कारण जो है शिवचरण माथुर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है। फिर हीरालाल देवपुरा केवल 16 दिन के लिए राजस्थान के सीएम रहे, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा आपके राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसके भी क्या रहे, ये अध्यक्ष रह चुके हैं आपके कौन, हीरालाल देवपुरा। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली पहली और एकमात्र आपके कह सकते हैं वुमेन सीएम है। 2 बार राजस्थान की सीएम रही है और 5 बार विधायक और 5 बार क्या रह चुके हैं, ये लोकसभा सांसद रह चुके हैं। राजस्थान में सबसे अधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला कौन है, वसुंधरा राजे। विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रह चुके हैं, मतलब लीडर अपोजिशन भी रह चुके हैं। वसुंधरा राजे विकसित राजस्थान, वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, विजय नाहर। ठीक है, वसुंधरा राजे एंड डेवलप्ड राजस्थान, इसके लेखक कौन है आपके, विजय नाहर। तो ये इनके लेखक के जो ऑथर है, इनका नाम अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। शिवचरण और वसुंधरा राजे ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका जन्म जो राजस्थान से बाहर हुआ। वसुंधरा राजे का जन्म कहाँ हुआ था, आपके बॉम्बे के अंदर, वैसे तो एक ग्वालियर से है। और दूसरा आपके शिवचरण माथुर का कहाँ हुआ था, एमपी के पूना के अंदर, गुना के अंदर। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के सीएम रहे हैं, 5 बार लोकसभा सांसद और 5 बार क्या रह चुके हैं, राजस्थान के एमएलए रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे। डिप्टी सीएम कौन रहे, पहले आपके बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। अशोक गहलोत ने राज्य का पहला जेंडर बजट, पेपरलेस बजट और आपके एग्रीकल्चर जो बजट वो पेश किया है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री रहते हुए 10-10 बार जो है वो बजट पेश किया है। तो आपके सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। और सबसे कम बजट किसने मतलब कि एक बार ही बजट किसने पेश नहीं किया, आपके मोहनलाल सुखाड़िया। पहला बजट सीएम के रूप में किसने पेश किया था, आपके जयनारायण व्यास ने। फिर भजनलाल शर्मा पद के आधार पर 23वें और व्यक्ति के आधार पर 12वें आपके राजस्थान के निर्वाचित सीएम है। मनोनीत लोगों को शामिल करें तो पद के आधार पर 26वें और व्यक्ति के आधार पर 14वें, क्योंकि 2 मनोनीत सीएम कौन कौन रहे, हीरालाल शास्त्री और CS वेंकटाचारी। 1966 में अटारी गांव 90 भरतपुर में इनका जन्म हुआ। 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल में गए। 2000 से 2005 तक क्या रहे, सरपंच रहे हैं। 2010 से 2015 तक पंचायत समिति के सदस्य रहे। और जयपुर की सांगानेर सीट से क्या है, ये वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के एमएलए हैं। अब तक राजस्थान में कौन कौन डिप्टी सीएम रहे, टीकाराम पालीवाल जब जयनारायण व्यास सीएम थे, शंकर हरिशंकर भाबड़ा भैरव सिंह शेखावत सीएम थे, बनवारी लाल बैरवा उस समय अशोक गहलोत सीएम थे, कमला बेनीवाल के अशोक गहलोत, सचिन पायलट अशोक गहलोत सीएम। और वर्तमान में 2 आपके डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। और सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा। हरिसिंह बाबड़ा एकमात्र उप मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के डिप्टी सीएम भी रहे और आपके स्पीकर ऑफ असेंबली भी रहे। सबसे लंबे समय तक आप उप मुख्यमंत्री कौन रहे, आपके हरिशंकर बाबड़ा ही रहे। और डिप्टी सबसे कम समय तक डिप्टी सीएम कौन रही है, आपके कमला बेनीवाल सबसे कम समय तक डिप्टी सीएम रही है। अब सीएम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं, इनसे ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे के सारे फैक्ट्स उन्हीं से निकाले गए जो अब तक हमने पढ़ा है, मतलब उनकी एक समरी है। राज्यसभा के सदस्य प्लस मुख्यमंत्री, मतलब राजस्थान के कौन कौन से सीएम राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, हरिदेव जोशी क्या रह चुके हैं राज्यसभा के मेंबर्स। कौन कौन, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया और हरिदेव जोशी। सीएम प्लस लोकसभा के सदस्य हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत क्या रह चुके हैं राजस्थान के सीएम और लोकसभा सदस्य। मतलब हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, जो दोनों ही राजस्थान के सीएम जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रहे। कौन कौन, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पाड़िया। विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री कौन कौन, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और सीएम भी रहे। तो भैरव सिंह शेखावत 3 बार, हरिदेव जोशी 1 बार, वसुंधरा राजे भी क्या रह चुकी है, 1 बार लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुकी है। केवल 3 ही सीएम है जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में क्या रहे, गवर्नर। मोहनलाल सुखाड़िया कहाँ के, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गवर्नर थे। हरिदेव जोशी असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के थे। शिवचरण माथुर असम के गवर्नर थे। जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा के गवर्नर थे। मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनने के बाद गवर्नर रहे, लेकिन हरिदेव जोशी जो 30 बार सीएम बने उससे पहले गवर्नर रहे। तो हरिदेव जोशी पहले सीएम थे, गवर्नर बने, फिर वापस से क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। बाकी जितने भी आपके गवर्नर बने वो पहले सीएम थे और उसके बाद में क्या बने थे, आपके गवर्नर बने थे।
मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण करते समय राजस्थान के एमएलए नहीं, मतलब जो अपने असेंबली उसके एमएलए नहीं थे। भैरव सिंह शेखावत छबड़ा सीट से उपचुनाव जीते, शपथ ग्रहण समय राज्यसभा के क्या थे, सांसद थे, और कहाँ से थे, मध्य प्रदेश से। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ से थे, शपथ ग्रहण समय लोकसभा के आपके सांसद थे, कहाँ, बयाना से, और उससे पहले बाद में चुनाव कहाँ से जीते, वैर भरतपुर से। अशोक गहलोत लोकसभा सरदारपुरा सीट से एमएलए बने, और जिस समय सीएम बने थे उस समय जोधपुर से क्या थे, आपके लोकसभा सांसद। और बरकतुल्ला खां ना तो सांसद थे ना एमएलए, और उस समय क्या, उसके बाद में उपचुनाव होते हैं और उसमें क्या होते हैं, ये जीतते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा समय कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, सेकंड अशोक गहलोत, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर वसुंधरा राजे, और फिर हरिदेव जोशी। ये इनका क्या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टेन्योर है। मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो टीकाराम पालीवाल ने सबसे पहले इस्तीफा दिया, फिर जयनारायण व्यास, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, इन सब ने अपने पद से क्या दिया था, इस्तीफा। संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से सीएम संविधान सभा के आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, आपके हीरालाल शास्त्री, सी एस वेंकटाचारी, और जो पहले तीनों सीएम थे क्या थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी किसी कैबिनेट के मंत्री नहीं रहे, मतलब डायरेक्टली सीएम बने उससे पहले कभी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। एक तो आपके टीकाराम पालीवाल, क्योंकि पहले ही सीएम थे। फिर आपके जयनारायण व्यास, ये भी पहले ही सीएम थे, उससे पहले कोई मंत्रिपरिषद थी ही नहीं। भैरव सिंह शेखावत और भजनलाल शर्मा, पहले कभी उनको मंत्री पद का अनुभव नहीं था। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से सीएम के अगेंस्ट आया, तो 6 बार, क्योंकि सबसे लंबे समय तो सुखाड़िया जी रहे। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। वैसे किसी भी सीएम के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हाल फिलहाल पारित हुआ नहीं। एक बार किसके अगेंस्ट आया, टीकाराम के खिलाफ आया था, टीकाराम जी खिलाफ। और ये पहली बार सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके सामने आया था, टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। बरकतुल्ला खान के खिलाफ एक बार, जगन्नाथ पहाड़िया के खिलाफ एक बार, भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ 2 बार, और हरिदेव जोशी के खिलाफ भी क्या रहा, 2 बार आया। और आखिरी नो कॉन्फिडेंस मोशन राजस्थान में 1985 के अंदर आया था। सर्वाधिक बार कॉन्फिडेंस मोशन किसके, 3 बार भैरव सिंह शेखावत, और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा क्या है, राजस्थान सब विधानसभा के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया। यूजुअली कॉन्फिडेंस मोशन कब रखा जाता है, जब सरकार अल्पमत में हो। तो राजस्थान के अंदर अब तक जो कौन कौन सी बार जो सरकार को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, एक तो आपके 1990 और एक 1994, जब दोनों बार आपके भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। और फिर आपके 2009 और 2019, उस समय दोनों बार आपके अशोक गहलोत जो वो सीएम रहे। इस बार जो आपके तीनों बार, मतलब इन समय जो राजस्थान के अंदर कभी भी किसी भी पार्टी को विशेष बहुमत था नहीं। इवन 1975 का जो इलेक्शन हुआ था उस समय भी किसी भी पार्टी के पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये आपके हो गया आपके सीएम का कंप्लीट कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको वैसे भी मैंने आपको बताया। हाल ही में आरपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको बताएं। लगभग लगभग सारे फैक्ट्स हैं, 3 से 4 बार आप रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे। जहाँ समझाने की बात थी, जहाँ डिसिप्लिन करने की, मतलब एक्सप्लेन करने की बात थी, डिस्कस करने की बात थी, उससे संबंधित जो भी घटनाक्रम है वो भी हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, थैंक यू।